नमस्ते दोस्तों। चलिए आज हम डिसीजन ट्रीज को पढ़ते हैं। तो इस मॉड्यूल में हम क्या समझेंगे? हम डिसीजन ट्रीज का इंट्रोडक्शन देखेंगे, हम उसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे, हम यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट डिसीजन ट्रीज की बात करेंगे और फिर हम क्लासिफिकेशन के टास्क में इसको समझेंगे। तो डिसीजन ट्री किस तरह का मॉडल है? पहली बात तो ये सुपरवाइज लर्निंग का टास्क को एकम्प्लिश करता है। मतलब कि जैसे क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन आपने किया, ये एक नॉन पैरामीट्रिक मॉडल है, इसमें हम कोई पैरामीटर्स लर्न नहीं कर रहे हैं। ये हायरार्किकल मॉडल है। तो बेसिकली आप इसमें क्या कर रहे होते हैं, आप बहुत सारे रूल्स डिफाइन करते हैं और हर रूल पर एक डिसीजन ले रहे होते हैं। ठीक है, दैट मेक्स इट, तो ये मॉडल जो है हिरार्किकली आप डिसीजंस ले रहे हैं, तो इट इज़ बेस्ड ऑन सीक्वेंस ऑफ डिसीजंस। और वो सीक्वेंस ऑफ डिसीजंस आप किस पर लेते हैं? आप इनपुट फीचर्स पे लेते हुए इसको आगे बढ़ते हैं। तो एक तरीके से इसमें कुछ नोड्स होती हैं जिनको हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग नोड्स, और कुछ लीफ नोड्स होती हैं, जबकि डिसीजन ट्री में जो फाइनली उसके आगे वो स्प्लिट नहीं होता। तो इसमें स्प्लिटिंग क्राइटेरिया भी हम यूज़ करते हैं। तो अगर आपके क्लासिफिकेशन के टास्क हैं तो आप यूज़ करेंगे गिनी इम्प्योरिटी या एंट्रोपी इम्प्योरिटी, और अगर आपका रिग्रेशन का टास्क है तो आप वेरिएंस इम्प्योरिटी को यूज़ करते हैं। इसमें आप अपने स्टॉपिंग क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि वो हाइपर पैरामीटर की तरह इस्तेमाल होते हैं। तो अब स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या होगा कि एक ट्री में आप स्प्लिट करते हुए जा रहे हैं तो उसकी मैक्सिमम डेप्थ कितनी है। हो सकता है आप कहें 5 लेवल के बाद रुक जाएं, उसके बाद हम आगे उसको फर्दर ट्री को स्प्लिट नहीं करेंगे। तो मैक्सिमम डेप्थ कितनी है और मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल्स पर लीफ कितने हैं, तो इसको आप डिफाइन करते हुए स्टॉपिंग क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं। तो जैसा कि हमने कहा, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के टास्क में डिसीजन ट्री बहुत ही एक्टिवली यूज़ होता है। अब आप मेरी स्क्रीन पे एक एग्जांपल देख रहे हैं। तो ये एग्जांपल क्या है कि हम ये पता करना चाहते हैं कि जो सब्जेक्ट्स हैं उनको रिस्क ऑफ हार्ट अटैक क्या है। क्या वो हाई रिस्क के पेशेंट हैं या वो लो रिस्क के पेशेंट हैं। तो और हमने फीचर्स क्या इकट्ठे किए? हमने सपोज़ कहा कि हमने 3 फीचर इकट्ठे किए कि भाई पर्सन स्मोक करता है या नहीं करता, या फिर उसका एज क्या है, और तीसरा उसका बॉडी मास इंडेक्स कितना है। तो अब हमने रूट नोड पे हम इन तीनों में से कोई भी फीचर्स ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि रूट नोड पे हमने एज को फीचर लिया, और एज को लेने के बाद हमने उसे 3 कैटेगरी में स्प्लिट किया: लेस देन 18, 18 to 40 ईयर्स ऑफ एज, और ग्रेटर देन 40 ईयर्स ऑफ एज। अब जो 18 to 40 ईयर्स ऑफ एज है, तो हमने कहा भाई ये तो लो रिस्क का ही पेशेंट लगता है, तो आपने उसको लो रिस्क में कैटेगराइज किया। लेकिन जो आपका एज लेस देन 18 है, उसमें बॉडी मास इंडेक्स भी देखा। अगर लेस देन 30 है वो तो लो रिस्क, और ग्रेटर देन 30 है तो हाई रिस्क में डाल दिया। ग्रेटर देन 40 ईयर्स ऑफ एज में देखा, अगर स्मोक करता है तो फिर वो हाई रिस्क में है, और नहीं करता तो लो रिस्क में है। लेकिन ये हमने नहीं बनाया। तो नॉर्मली क्या होगा कि आपके पास ट्रेनिंग डेटा होगा जिसमें आपके पास बॉडी मास इंडेक्स होगा, एज होगा, और आपके पास स्मोकिंग येस और नो ये फीचर होगा, और साथ में आपको क्या गिवन होगा, क्योंकि सुपरवाइज लर्निंग टास्क है तो हर पेशेंट का रिस्क लेवल भी आपके पास ट्रेनिंग डेटा के समय होगा। उन सबको देखते हुए फिर आप रूल बेस्ड डिसीजन ट्री को बिल्ड करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं, हो सकता है डेटा कुछ ऐसा था जो कि इन रूल्स को देखते हुए इन रूल्स के साथ कैप्चर हो गया। अब इसमें देख सकते हैं कि ये हमारी ब्लू कलर की जितनी भी हैं ये डिसीजन मेकिंग नोड्स हैं, और जितनी भी हमारे ग्रीन, ये येलो ग्रीन नोड्स हैं, ये हमारी लीफ नोड्स हैं। ये हमारी लीफ नोड्स हैं। तो हमने जैसे कि कहा था कि इसमें 2 तरह की नोड्स होती हैं, कुछ लीफ नोड्स होंगी और कुछ आपकी डिसीजन मेकिंग नोड्स होंगी। अब एक एग्जाम्पल थोड़ा सा इलेबरेट करते हैं जिससे कि हम इसको समझेंगे। तो अब यहाँ पर क्या है, तो सपोज़ करिए कि हमारे पास डेटा है जो कि 12 सब्जेक्ट्स का डेटा है। और डेटा किस तरीके से है कि ये एक तरीके से पर्सन ये डिसाइड करना चाहता है, शाम का समय है, वो ये डिसाइड करना चाहता है कि भाई वो रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहता है, और वो रेस्टोरेंट जाता है, और वहाँ पर हो सकता है अब उसे डिसीजन लेना है कि वो रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएगा, अगर वेटिंग क्यू है तो क्या वो वेट करेगा या वो उधर से निकल जाएगा। तो अब पहले हम फीचर्स देखते हैं जो हमने फीचर्स कलेक्ट किए। तो पहला फीचर है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब है कि क्या कोई ऑल्टरनेट रेस्टोरेंट की उसको
चॉइस है या नहीं है, मतलब कि अवेलेबिलिटी है या नहीं है, रेस्टोरेंट में बार है या नहीं है, ये दिन फ्राइडे है या नहीं है, क्योंकि फ्राइडे को हो सकता है फ्राइडे नाइट को बहुत ज़्यादा रश हो, वो हंग्री है या नहीं है, वो उसके अंदर रेस्टोरेंट में, जिस रेस्टोरेंट के बाहर वो पहुंचता है वहाँ पर पैटर्न्स कितने हैं, क्या वो रेस्टोरेंट भरा हुआ है या खाली है, या उसमें कुछ लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। तो पैटर्न्स का मतलब जो उस समय उस रेस्टोरेंट में अंदर खाना खा रहे हैं। उस दिन बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, उसका प्राइस कितना है, प्राइस ज़्यादा है या कम है। $3 का मतलब प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, $2 का मतलब उससे थोड़ा सा कम कॉस्टली रेस्टोरेंट है, और $1 का मतलब इन सब में जितनी भी चॉइसेस ऑफ रेस्टोरेंट थी उनमें वो लीस्ट एक्सपेंसिव है। फिर टाइप क्या है आपका, कि टाइप वो फ्रेंच है, थाई है, बर्गर है, फ्रेंच है, थाई है, किस तरह का खाना है। फिर आपका एस्टिमेटेड टाइम उसका अराइवल का क्या है। हाँ, RES है आपका रिजर्वेशन, उसका रिजर्वेशन था या नहीं था। एस्टिमेटेड टाइम ऑफ वेट उसका कितना है, कि अगर वो रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचा, हो सकता है रेस्टोरेंट में थोड़े लोग खाना खा रहे थे और काफ़ी खाली था, तो रेस्टोरेंट में उसका वेट टाइम 0 है। लेकिन ये भी हो सकता है कि रेस्टोरेंट बिल्कुल भरा हुआ है, तो उसको बताया गया, कितना बताया गया उसको वेट टाइम कितना है। इन सबको देखते हुए अब वो डिसाइड करेगा सब्जेक्ट कि भाई मैं वेट करूं या मैं चला जाऊं, या फिर मैं इस रेस्टोरेंट में खाना खाऊं। तो अब हम देखते हैं तो हमारे को डेटा किस तरह के बने। तो हम 1-2 सैम्पल्स का डेटा देखते हैं और फिर हम आगे चलेंगे। तो पहला सैम्पल है, पर्सन 1 आया, X1। उसने देखा उसको अल्टरनेट रेस्टोरेंट की चॉइस है, जिस रेस्टोरेंट के बाहर वो खड़ा है वहाँ पर बार नहीं है, ये फ्राइडे भी नहीं है, फ्राइडे नाइट भी, वो हंग्री है, कुछ पैटर्न्स उसके अंदर हैं, मतलब कि कुछ लोग खाना खा रहे हैं, रेस्टोरेंट काफ़ी कॉस्टली है, उस दिन बारिश नहीं हो रही है, उसकी रिजर्वेशन है इस रेस्टोरेंट में, और उसको खाने का टाइप क्या है, फ्रेंच खाना है जो यहाँ पर मिलता है। उसको एस्टिमेटेड टाइम कितना बताया गया, 0 to 10 मिनट्स, मतलब कि बस टेबल लगा रहे हैं और आप आके बैठ सकते हैं। तो क्या वो पर्सन उसकी वेट करेगा या वहाँ से चला जाएगा, तो पर्सन वुड वेट। तो ट्रू मीन्स द पर्सन वुड वेट, फॉल्स मीन्स द पर्सन विल नॉट वेट। तो ट्रू मीन्स पर्सन विल वेट एंड फॉल्स मीन्स पर्सन विल नॉट वेट। तो ये इस बुक से एग्जाम्पल लिया गया है। तो इस तरीके से हमारे को ये पूरा टेबल दिया हुआ है। अब देखते हैं कि डिसीजन ट्री लगाएंगे तो कैसा दिखेगा। तो एक डिसीजन ट्री का अगर एग्जाम्पल देखें तो हो सकता है कि हमने रूट नोट डिसाइड की कि कितने पैटर्न्स हैं, मतलब कि कितने लोग अंदर बैठ के खाना खा रहे हैं। अगर तो उसके अंदर कोई भी खाना नहीं खा रहा है तो थोड़ा सा डाइसी है, तो हो सकता है कि वो पर्सन कहे कि नहीं नहीं, आई विल नॉट वेट, मैं तो चला ही जाऊंगा, मेरे को फिर कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया फॉल्स, ही विल नॉट वेट। कुछ खाना खा रहे हैं और टेबल्स खाली हैं, सो ही विल गो इनसाइड और वो उसको वहाँ पर खाना खा लेगा। लेकिन अगर वो फुल है तो उसको अब पूछना पड़ेगा कि भाई मेरे को कितना टाइम इसकी वेट करनी पड़ेगी टेबल की। तो अब वेट एस्टिमेट पूछा, ग्रेटर दैन 60 है, मतलब कि 1 घंटे से ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। तो उसने कहा, जो हमारे पास ट्रेनिंग डेटा गिवन है वो ये कहता है कि वो पर्सन वहाँ से चला जाएगा। अगर उसका वेट टाइम सिर्फ 0 से 10 मिनट्स के बीच में है तो डेटा कहता है कि वो वहाँ पर रुकेगा, वेट करेगा और फिर खाना खा के जाएगा। अब बची 2 चॉइस। अगर वेट टाइम आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में है, 30 to 60 मिनट्स के बीच में है, तो वो क्या करेगा। तो हो सकता है कंफ्यूज होगा कि भाई मेरे को वेट करनी है या नहीं करनी है। तो वो डिपेंड करेगा कि भाई क्या ऑल्टरनेट किसी रेस्टोरेंट की चॉइस है क्या। अगर तो चॉइस नहीं है तो फिर वो कहेगा, दिखेगा रिजर्वेशन है या नहीं है, क्योंकि इतना लंबा टाइम बता रहे हैं वेट के लिए, और उसका रिजर्वेशन है तो वो वेट करेगा। लेकिन अगर उसकी रिजर्वेशन भी नहीं है तो वो क्या पूछेगा कि भाई बार है या नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर ज़्यादा वेट लग रही है तो मैं बार में चला जाता हूँ। तो बार है या नहीं है, अगर बार भी नहीं है तो वो वहाँ पर नहीं रुकेगा, क्योंकि हो सकता है इस तरह का डेटा ट्रेनिंग में गिवन है। और अगर बार है तो उसने वेट किया। अब अगर फ्राइडे सैटरडे इसी तरह अगर वो 10 to 30 मिनट्स में आया तो डिपेंड करेगा कि पर्सन हंग्री है या नहीं है। अगर हंग्री है तो वो देखेगा, अगर हंग्री नहीं है तो वेट कर लेगा, भाई आधे घंटे तक की वेट है तो वेट कर लेता हूँ। अगर हंग्री है तो पूछेगा कि भाई क्या ऑल्टरनेट कोई रेस्टोरेंट अवेलेबल है। अगर है
तो फिर देखेगा कहीं बारिश तो नहीं हो रही है, बारिश हो रही है तो फिर यहीं पे आधे घंटे तक की वेट है, यहीं पे खाना खा के जाते हैं। और अगर बारिश हो रही है तो फिर देखेगा कि भाई बारिश हो रही है तो नहीं जाएगा, तो वेट करेगा, और बारिश नहीं हो रही है तो वहाँ से चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये डिसीजन ट्री बना। लेकिन अब इसकी वर्किंग समझते हैं कि हमने इसको देखा कैसे। तो जब हम एक कोई नोड पे डिसीजन लेना चाहते हैं या डिसाइड भी करना चाहते हैं कि भाई पेरेंट नोड पे सबसे पहले मैंने किस फीचर को देख के स्प्लिट मारना है, तो सपोज़ करिए कि हमने दो चीज़ों को देख के स्प्लिट मारा। एक था नंबर ऑफ़ पैटर्न्स और दूसरा था नंबर ऑफ़ टाइप ऑफ द फूड। तो अब अगर हम इसको देखते हैं तो जो हमारे पास ट्रेनिंग डेटा में 12 सब्जेक्ट्स का डेटा गिवन था। तो जब उसके हिसाब से इसको स्प्लिट मारा तो हमने देखा कि हमारे पास क्लास 2 है, क्लास 0 और क्लास 1। ठीक है, तो अब अगर हम दोबारा अपने डेटा पे जाएं तो नन वाला केस देखते हैं। तो नन कौन सा है कि जब वो कोई भी उसके अंदर नहीं है। एक तो ये वाला है और एक ये वाला है जिसमें कोई भी नहीं है। जब कोई भी नहीं है तो उसने कहा फॉल्स, भाई वो वेट नहीं करने वाला है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जाते हैं, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं तो कोई भी नहीं है तो वो वेट नहीं करने वाला, तो ये है हमारी ये क्लास 0 कह देते हैं, इसको कहते हैं फॉल्स, मतलब कि वो वेट नहीं करेगा। और अगर वहाँ पर कोई बैठा है 1 तो ये है ट्रू, मतलब कि ही इज़ गोइंग टू वेट। तो अब देखते हैं, तो डेटा हमारा क्या बता रहा है कि अगर तो कोई भी पैटर्न नहीं बैठा तो वो वेट नहीं कर रहा, और वो दोनों के दोनों ये वाले सैंपल इधर आ गए। लेकिन हमारे पास कितने सैंपल्स हैं? 6 सब्जेक्ट्स हैं जो वेट करेंगे और 6 सब्जेक्ट्स हैं जो कह रहे हैं कि भाई हम चले जाएंगे। तो हम उसी को डेटा को अब हम स्प्लिट मारा। सम पैटर्न्स को जब देखा कि भाई कुछ लोग अंदर बैठे हैं, तो हमने देखा कि सारे ही सब्जेक्ट्स ने डिसाइड किया कि वो वेट करेंगे। तीसरा सिनेरियो क्या है? फुल में वेट टाइम 1 घंटे तक का भी हो सकता है। तो फुल में हमने देखा कि भाई 2 तो रुके जो क्लास 1 के सैंपल हैं, लेकिन 4 नहीं रुके। तो जब हमने पैटर्न्स के साथ डिवाइड किया तो हम ये पाते हैं कि अगर हम सिंपली इसको इस तरीके से डिवाइड कर दें तो हम नन में हम ये कहेंगे पैटर्न्स नो वन इज़ देयर, तो इसका मतलब है डिसीजन रूल क्या आया? इफ़ नो वन इज़ देयर देन डोंट वेट, पर्सन चला जाएगा। इफ़ सम आर देयर देन द पर्सन इज़ गोइंग टू वेट, ये भी हो गया। और अगर वो फुल है तो यहाँ पर हमारे मिक्स डिसीजन है, लेकिन ये मेजॉरिटी डिसीजन को रख लेगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स आर लीविंग, वो उस समय वेट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसको पैटर्न्स की नोड को देख सकते हैं। इस लीफ को हम कहेंगे प्योर नोड है, ये प्योर लीफ है। क्यों प्योर लीफ है? क्योंकि इसमें एक ही क्लास के सारे सैंपल्स आए, तो यहाँ पर जब भी डेटा आएगा तो हमारे लिए आसान हो गया, हम तो डिसीजन ले लेंगे कि भाई यहाँ पर कोई भी वेट नहीं करेगा। अब हम दूसरा देखते हैं, ये वाली, ये भी प्योर लीफ है क्योंकि इसमें अब सारे क्लास 1 के सैंपल चले गए हैं। और जब हम तीसरा देखते हैं तो यहाँ पर मिक्स्ड है, ये हम कहेंगे इम्प्योर लीफ है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे दोनों तरह की दोनों क्लासेस का डेटा मिक्स्ड है। अब हम टाइप के हिसाब से देखते हैं, तो जो हमारा गिवन है डेटा 6 सैंपल्स क्लास 1 के और 6 सैंपल्स क्लास 0 के, जब टाइप के हिसाब से देखा तो हर टाइप पे इक्वल नंबर ऑफ सैंपल्स आए दोनों क्लास के। तो इसका मतलब इस लीफ पे तो अब कोई डिसीजन ही नहीं हो सकता, ना इस लीफ पे हम डिसीजन ले सकते, ना इस पे और ना इस पे। तो ये जो टाइप है, डेफिनेटली टाइप शुड नॉट बिकम अ रूट नोड। तो ये इंट्यूटिवली ऐसा लग रहा है कि टाइप को रूट नोड नहीं बनना चाहिए। तो बिफोर हम इसको दोबारा देखें तो अब इनके टाइप्स क्या होते हैं। डिसीजन ट्री में आप 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं, या तो आप यूनिवेरिएट डिसीजन ट्री की बात कर सकते हैं या मल्टीवेरिएट की। यूनिवेरिएट का क्या मतलब है कि हर नोड पे एक ही फीचर के ऊपर डिसीजन होगा। जैसे कि हमने पीछे देखा कि हमने पैटर्न्स पे डिसीजन लिया या हमने टाइप पे डिसीजन लिया, तो हम कहेंगे कि अगर सिंगल फीचर पे हमारे डिसीजन हो रहे हैं हर नोड पे, तो हम कहेंगे ये यूनिवेरिएट ट्री है। तो जैसा कि आप इस फिगर 1 में देख पा रहे हैं कि ये यूनिवेरिएट ट्री है। लेकिन अगर आप फिगर 2 को देखें तो इसमें हम क्या पाते हैं कि नोड पे x1 और x2 दोनों का डिसीजन हो रहा है।
x1 प्लस x2 लेस देन 50 ये वाली है, और x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 ये वाली है। तो इसका मतलब x1 और x2 हम दोनों को देख रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल क्या है, तो सपोज करिए टास्क है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड्स, जिसमें उसे डक और हेन में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो आप ये देखिए इस तरीके से डेटा है। तो जो बेस्ट डिसीजन बाउंड्री है वो इस तरह की है, ये जो हमारी है ये ऐसे लगता है ऑप्टिमल डिसीजन बाउंड्री है, जो x1 प्लस x2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 50 और लेस देन 50 में किया। और जबकि अगर हम सिंगल डिसीजन ट्री यूनिवेरिएट बनाए, सिंगल फीचर पे हम डिसीजन ले, तो हम पाते हैं कि हमारी डिसीजन बाउंड्री ये ग्रीन कलर की है। तो ये दोनों तरह की डिसीजन बाउंड्री इस डेटा को सेग्रीगेट कर देगी, लेकिन हम मल्टीवेरिएट की भी बात कर सकते हैं और हम यूनिवेरिएट की भी बात कर सकते हैं। तो अब टाइप्स क्या हैं, हम रिग्रेशन डिसीजन ट्री बना सकते हैं या क्लासिफिकेशन डिसीजन ट्री बना सकते हैं। अगर टास्क रिग्रेशन है तो रिग्रेशन का यूज़ करेंगे, टास्क क्लासिफिकेशन है तो क्लासिफिकेशन यूज़ करेंगे। अब रिग्रेशन डिसीजन ट्री में क्या होगा, प्रिडिक्टेड वेरिएबल जो है वो कंटिन्यूस होगा, न्यूमेरिकल होगा, उसके ऊपर प्रिडिक्ट कर रहे होंगे। क्लासिफिकेशन डिसीजन ट्री में प्रिडिक्टेड वेरिएबल कैटेगोरिकल होगा, क्योंकि वो क्लासेस हैं, या तो क्लास 0 को बिलोंग करता है, क्लास 1 को बिलोंग करता है, या क्लास 2 को बिलोंग करता है। रिग्रेशन डिसीजन ट्री में आउटपुट्स जो लीफ नोड पे आएंगी वो न्यूमेरिकल नंबर्स होंगे, इसीलिए क्योंकि वो आउटपुट है, वही हमारा प्रिडिक्टेड वैल्यू है ऑफ द आउटपुट वेरिएबल। जबकि हमारे क्लासिफिकेशन डिसीजन ट्री में क्लास लेबल्स या कैटेगरी आएंगी। अब अगर हम स्प्लिटिंग क्राइटेरिया की बात करें, तो जैसा कि हमने रिग्रेशन में देखा था, मीन स्क्वेयर्ड एरर एक हमारा बहुत अच्छा लीनियर रिग्रेशन का लॉस फंक्शन है। तो यहाँ पर स्प्लिटिंग क्राइटेरिया वही हो जाएगा, बेस्ड ऑन मिनिमाइजिंग द वेरिएंस और द मीन स्क्वेयर्ड एरर। और स्प्लिटिंग क्राइटेरिया जब हम क्लासिफिकेशन के डिसीजन ट्री की बात करेंगे, तो हम बात करते हैं मैट्रिक्स सच एज गिनी इंडेक्स या इंफॉर्मेशन गेन, जो कि मेजर करते हैं इम्प्योरिटी और एंट्रोपी ऑफ द डेटा। इनके एग्जाम्पल्स, रिग्रेशन डिसीजन ट्री का एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल कार्ट एल्गोरिथम, और क्लासिफिकेशन डिसीजन ट्री कार्ट से भी होता है, ID3 भी होता है, और C4.5 भी एक डिसीजन ट्री है, जिसे J48 डिसीजन ट्री भी कहा जाता है। तो अब देखते हैं इनमें किस तरह के हम क्वेश्चंस जब डिसीजन ट्री बनाते हैं तो एड्रेस करने होते हैं। पहले तो हम ये कहते हैं कि भाई हमारा एट्रीब्यूट बाइनरी है या मल्टीवैल्यूड है। ये हम देखेंगे कि कोई भी फीचर, एट्रीब्यूट क्या है हमारा, फीचर, तो हमारे फीचर्स बाइनरी हैं, मल्टीवैल्यूड हैं या कंटिन्यूस हैं। फिर फीचर और फीचर कॉम्बिनेशन, उसको टेस्ट कैसे करना है, हमें किस फीचर को हम टेस्ट करेंगे, क्या कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ट्री अगर बहुत बड़ा हो जाता है तो क्या हमें उसे प्रून करना है या कहाँ पर प्रून करना है। अगर लीफ नोड हमारी इम्प्योर है तो उसको कैटेगरी लेबल कैसे देना है। जैसे कि हमने पीछे देखा था कि हमारी फुल वाले रेस्टोरेंट, फुल वाले में हमारी जो लीफ नोड बनी वो इम्प्योर थी, तो अब उसमें हमें क्या डिसीजन लेना है। अगर कोई भी सैंपल उस नोड पे पहुंचता है तो क्या हम कहेंगे, अगर वही टर्मिनल नोड है तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये पर्सन वेट करेगा या नहीं करेगा, तो वो डिसीजन उसके साथ अटैच करना है। इसलिए हम कहेंगे कि अगर एक लीफ नोड इम्प्योर है तो उसको कैटेगरी या लेबल या क्लास लेबल कैसे असाइन किया जाएगा, या हम मिसिंग डेटा वैल्यू को कैसे इसमें हैंडल करेंगे। तो अब देखते हैं स्प्लिटिंग क्राइटेरिया में, तो इन्फॉर्मेशन जो है हम कहते हैं की है। तो हम क्या कहेंगे, द मोर क्लूलेस वी आर अबाउट द आंसर इनिशियली, द मोर इन्फॉर्मेशन इज कंटेन्ड इन दैट, राइट। तो इसका मतलब इन्फॉर्मेशन आंसर्स आर क्वेश्चन, तो जितना भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन कितनी है वो बताएगा। तो स्प्लिटिंग क्राइटेरिया जो है वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। सो व्हाट इज़ द इन्फॉर्मेशन गेन, वो स्प्लिट या वो नोड जो कि इंफॉर्मेशन गेन को बढ़ाती है, वही हमारी रूट नोड या वही हमारा स्प्लिटिंग क्राइटेरिया बनेगा। या फर्दर भी जब नोड्स में हम डिसीजन ले रहे होते हैं और डिवाइड कर रहे होते हैं तो इंफॉर्मेशन गेन का हम क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ट्री के लिए द गुडनेस ऑफ अ स्प्लिट किस तरीके से आप पहचानेंगे, आप इम्प्योरिटी को मेजर करोगे और फिर उसके बाद डिसाइड करोगे कि ये हमारा ठीक से स्प्लिट बना या नहीं बना, स्प्लिट हमने इस नोड पे स्प्लिट करना था या नहीं करना था। अ स्प्लिट इज कंसिडर्ड प्योर व्हेन आफ्टर द स्प्लिट जितने भी इंस्टेंसेस हैं
वो उसी पर्टिकुलर उसके एक ही पर्टिकुलर क्लास के उसमें हों, जो कि हमने रेस्टोरेंट के उसमें देखा था कि ये पैटर्न्स हैं या नहीं है। तो हमने 2 नोड देखी थी जो हमारी बिल्कुल प्योर नोड हो गई थी। प्योर नोड हो गई तो उसके बाद उसको स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब स्प्लिटिंग क्राइटेरिया क्या होंगे क्लासिफिकेशन ट्री के? तो अब सपोज़ करिए कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ सैंपल्स है, ट्रेनिंग सैंपल्स n। तो हम कैसे करेंगे कि हम यहाँ से शुरू करेंगे और सपोज़ कीजिए कि हमने इसको 2 नोड में स्प्लिट किया और इस तरीके से हम चलते चले जा रहे हैं और यहाँ पर एक नोड है जिसको हम कह रहे हैं mth नोड, राइट? अब इस नोड पे हमें डिसीजन लेना है कि भाई इसका स्प्लिटिंग वेरिएबल यहाँ पर क्या हो। तो अब क्या करते हैं कि पहले तो आप काउंट करेंगे द नंबर ऑफ़ ट्रेनिंग सैंपल्स जो इस नोड m पे पहुँची। तो यहाँ पर तो टोटल n सैंपल्स शुरू हुए, लेकिन यहाँ पर हो सकता है बाकी के कुछ सैंपल्स इधर चले गए, कुछ सैंपल्स इधर चले गए, इधर चले गए। तो आप पाएंगे यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर भी कुछ सैंपल्स चले गए। तो यहाँ पर लेट अस से nm इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ सैंपल्स जो कि इस नोड m पे पहुँचे। उसके बाद हमने क्या देखा, अब इस नोड पे जो सैंपल्स पहुँचे होंगे, अगर आपकी टोटल क्लासेस C हैं तो आपके हर क्लास के कुछ सैंपल्स होंगे, या हो सकता है सारे ही सैंपल्स एक ही क्लास के हों और बाकी सारी क्लासेस के सैंपल 0 हों, पर जो भी सिनेरियो हो। तो आप कहेंगे कि अगर मैंने सारी क्लासेस को देखा तो हमारे हर क्लास के कितने सैंपल्स हैं। तो जैसे कि क्लास 1 के हमने कहा लेट अस से मेरे पास nm1 नंबर ऑफ़ सैंपल्स हैं। क्लास 0 के हमारे पास लेट अस से nm0 सैंपल्स हैं। और सपोज़ करिए बाइनरी क्लासिफिकेशन ही था, तो इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो वो टोटल हमारा nm हो जाएगा, जो कि नंबर ऑफ़ सैंपल्स इस नोड पे बैठे हैं। तो अब गिवन अ सैंपल कि कोई सैंपल एक नोड पे पहुंचता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी उस नोड पर क्या है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर हमारी क्लास 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है तो वो हम करेंगे nm1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ सैंपल्स जो उस नोड पे प्रेजेंट है। और क्लास 0 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, nm0 डिवाइडेड बाय nm। अब हम एक नोड को प्योर कब कहेंगे, तो प्योर तब कहेंगे या तो उस पर किसी एक ही क्लास के सारे सैंपल्स पहुंच जाएं और बाकी किसी क्लास का सैंपल ही ना पहुंचे। तो उस सिनेरियो में क्या होगा, अगर सारे सैंपल्स मेरे पास क्लास 0 के आ गए तो nm0 विल बिकम इक्वल टू nm, तो ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0। और अगर 3 क्लास होती तब भी एक क्लास 1 होती और बाकी सारी 0 हो जाती। तो हम कहते हैं ए नोड इज़ प्योर इफ़ एंड ओनली इफ़, कब, अगर तो एक क्लास की प्रोबेबिलिटी उस नोड पर 1 है और बाकी सबकी प्रोबेबिलिटी वहाँ पर 0 है। उस सिनेरियो में हम उसे कहेंगे प्योर नोड। और प्योर नोड को फर्दर स्प्लिट नहीं करते क्योंकि वहाँ पर तो एक ही क्लास रह गई। अब जो भी उन सैम्पल्स का या उन क्लासेस का लेबल है वही वहाँ पर, अगर कभी भी आप कोई भी डेटा टेस्ट डेटा आया उस नोड पे पहुँचते हैं तो आपका लेबल वही होगा जो ट्रेनिंग के सैम्पल्स का उस नोड पर लेबल है। तो अब क्राइटेरिया देखते हैं। तो पहला है एंट्रोपी क्राइटेरिया। तो एंट्रोपी हम कैसे कंप्यूट करते हैं, -p log 2 ऑफ p। तो ये वही क्राइटेरिया हमने लगाया, लेकिन क्योंकि हम क्लासेस की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं i इज इक्वल टू 1 to c तक सारी c नंबर ऑफ़ क्लासेस हैं। तो आप कह रहे हैं 1 to c, हो सकता है अगर आपकी 2 ही क्लासेस थी तो c आपका 2 हो गया। यहाँ पर हम क्या लेंगे, 0 log 2 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हो सकता है किसी नोड पे कोई भी सैंपल एक क्लास का कोई भी सैंपल ना हो। तो अब सपोज़ करिए हम रूट नोड से चले। हमारे पास टोटल सैंपल्स कितने थे, कैपिटल N, और हमने उसको k नंबर ऑफ ब्रांचेस में डिवाइड किया, इज़ डिवाइडेड इनटू k सबसेट्स। तो वो n1 n2 to nk। अब क्या होगा, if the training is divided the entropy may be reduced। तो अब देखते हैं, amount of reduction in entropy is called as the information gain। तो ये है टोटल डेटा की एंट्रोपी, और इंडिविजुअली हर सबसेट की एंट्रोपी क्या होगी। हर सबसेट की एक तरीके से ये मेरा रूट नोड है जिस पे ये बैठे हैं, और अब हमने इसको इस तरीके से k नंबर ऑफ सबसेट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 टिल k।
अब यहाँ पर N1 सैम्पल्स हैं, यहाँ पर N2 हैं, यहाँ पर Nk हैं, लेकिन इन N1 सैम्पल्स में भी कुछ सैम्पल्स होंगे जो क्लास 0 के होंगे, कुछ होंगे जो क्लास 1 के होंगे। तो यहाँ पर जो सैम्पल्स हैं जो कि हमने पीछे देखा, उनकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे हर एक क्लास के सैम्पल्स की। तो हर नोड पे हम कंप्यूट करेंगे, जैसे N1 है तो N1 इसकी N11 इसके सैम्पल्स हैं क्लास 1 के, N10 सैम्पल्स हैं क्लास 0 के, ऐसे ही N20 और N21 है, और टोटल सम इज इक्वल टू N2, राइट। यहाँ पर कितना है, Nk0 और Nk1। अब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, इधर क्लास 0 की प्रोबेबिलिटी इस वाली नोड पे, फर्स्ट नोड पे क्या है, वो होगी N10 डिवाइडेड बाय N1, ठीक है ना। वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसकी एंट्रोपी निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि हमने हर एक की एंट्रोपी निकाली और इसी रेशो से हमने उसको कंप्यूट कर लिया, ठीक। तो ये हर क्लास का उस पे क्या है, ये हमने स्प्लिट के हिसाब से कंप्यूट किया। तो अब हम आगे चलते हैं, ये के मैंने ऊपर लगा रखा था, ठीक है। तो अब ये सबसेट्स थे। अब हम एंट्रोपी को देखते हैं। तो एंट्रोपी, अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो सपोज़ करिए कि आपके पास एक नोड है, आपकी कुछ स्प्लिटिंग इस तरीके से हुई कि उस नोड पे क्लास 0 के कोई भी सैंपल नहीं गया और सारे सैंपल्स क्लास 1 के चले गए। तो टोटल आपने, ये आपका नोड था, आपने स्प्लिट मारा। तो सपोज़ करिए कि आपने जब इस डिसीजन को लिया, कोई भी डिसीजन लिया और स्प्लिट मारा, तो जब आपने स्प्लिट किया तो आपके पास इस नोड पर पहला सिनेरियो है कि C0 के 0 सैंपल्स आए और C1 के आपके पास सारे सैंपल C1 के आए। तो ये क्या लगता है, ये प्योर नोड है। तो अब हम इसमें देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 0 वो कितनी है, 0 डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल 6 थे, 0 हो गई। PC1 1 हो गई। एंट्रोपी कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले को यूज़ करके। तो ये क्या बना, -0 log 0 -1 log 1, log 1 भी 0 है और 0 मल्टीप्लाइड बाय log 0 हमने पहले ही डिफाइन किया 0 है। तो ये 0 - 0 तो ये 0 हो गया। तो यहाँ पर एंट्रोपी हमारी 0 हो गई, ठीक। अब हम दूसरा देखते हैं कि अगर हमने कुछ और वेरिएबल लेके कुछ और वेरिएबल फीचर से उसको स्प्लिट मारा था और तब हमारे क्लास 0 के इस नोड पे 1 सैंपल गए थे और क्लास 1 के 5 सैंपल्स गए थे। अब देखते हैं अगर इस फीचर से हमने स्प्लिट मारा तो हमारी एंट्रोपी कितनी आई, प्रोबेबिलिटी आई 1/6 और 5/6। उसी को हमने एंट्रोपी के फॉर्मूले में रखा तो हमने पाया एंट्रोपी 0.65 आई। अब सपोज़ करिए कि आपने तीसरा फीचर उठाया और आपने कहा नहीं, उससे भी देख लेते हैं कि भाई स्प्लिट करेंगे तो क्या हमारी एंट्रोपी आएगी। जैसे कि हमने कहा था कि नंबर ऑफ़ पैटर्न्स कितने हैं या टाइप ऑफ रेस्टोरेंट कितना है, क्या है। तो जब हमने तीसरे फीचर को उठाया और फिर स्प्लिट मारा तो वो कुछ स्प्लिट इस तरीके से आया कि क्लास 1 के 2 आ गए और क्लास 2 के 4 आ गए। तो अब की बार हमारी जो एंट्रोपी आई वो ये आई। तो अब हम क्या देख रहे हैं, जो हमारी ये है ये हमारी प्योर नोड है। प्योर नोड में हमारी एंट्रोपी 0 हो गई। तो प्योर नोड में हमेशा आपकी एंट्रोपी 0 हो जाएगी। और अगर हम इसको देखें, सेकंड और थर्ड, ये पहला है, ये सेकंड वेरिएबल स्प्लिट है और ये थर्ड है। सेकंड और थर्ड दोनों ही इम्प्योर नोड्स हैं, लेकिन उनमें हम क्या पाते हैं कि थर्ड में तो ऑलमोस्ट सारा मिक्स हो गया है। सेकंड में फिर भी कुछ मेजॉरिटी वोट जो जा रहा है वो C1 पे जा रहा है। थर्ड में भी मेजॉरिटी वोट C1 पे जा रहा है, लेकिन उनका डिफरेंस कम हो गया। इसके 4 सैंपल हैं क्लास 2 के और क्लास 1 के 2 ही सैंपल हैं। तो हम उसी ऑर्डर में हम देख रहे हैं कि एंट्रोपी भी हमारी इंक्रीज़ हो रही है। तो जिसकी एंट्रोपी हमारी मिनिमम होगी, हम वो स्प्लिटिंग या वो प्योर नोड है, हम उसको चूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है, गिनी इंडेक्स होता है। ये भी यूज़ होता है एज अ स्प्लिटिंग क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ट्रीज। गिनी इंडेक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, गिनी इंडेक्स को कुछ हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अब यही एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा हमारा फीचर पे स्प्लिट ये है। जब पहले फीचर पे स्प्लिट उठाया तो हम क्या पा रहे हैं कि हमारा गिनी इंडेक्स 0 आया। उसी की तरह जिस तरह की हमने एंट्रोपी कंप्यूट किया था तो वहाँ पर भी वो 0 आया था। C0 C1 जब सेकेंड वेरिएबल पे स्प्लिट किया तो हमारा गिनी इंडेक्स थोड़ा बढ़ गया है
और थर्ड पे किया तो गिनी इंडेक्स 0.44 हो गया। तो यहाँ पर भी हम पा रहे हैं कि अगर गिनी इंडेक्स हमारा 0 है, मिनिमम है, जहाँ पर मिनिमम है जितना वो कम होता जा रहा है उतना ही वो नोड जो है हमारी प्योर होती जा रही है या उसकी इम्प्योरिटी कम होती जा रही है, और जितना गिनी इंडेक्स आपका बढ़ता चला जा रहा है उतनी ही वो नोड इम्प्योर हो गई है। अब सपोज़ करिए कि ये 3 और 3 बराबर हो जाते तो क्या होता, ये 1 माइनस 3/6 होल स्क्वायर माइनस 3/6 होल स्क्वायर, तो वो कितना होता, 1 माइनस 1/4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0.5। तो अगर वो 0.5 हो जाता तो वो बिल्कुल रैंडम है और वो बिल्कुल इम्प्योर नोड हो गई जहाँ पर कोई डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे। तीसरा क्राइटेरिया क्या है जो यूज़ होता है, उसे हम कहते हैं मिस क्लासिफिकेशन एरर। तो मिस क्लासिफिकेशन एरर कैसे निकालते हैं कि हम दो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 0 एट अ पर्टिकुलर, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1, इन दोनों को ही निकाल रहे हैं। तो हम इसको कंप्यूट करते हैं 1 माइनस मैक्स ऑफ दीज टू प्रोबेबिलिटीज़। तो यहाँ पर देखेंगे PC0 हमारी 0 है, PC1 हमारी 1 है, तो अब एरर क्या होगी, 1 माइनस मैक्स ऑफ 0,1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको मिस क्लासिफिकेशन एरर क्यों कह रहे हैं, अगर तो वो प्योर नोड हुई तो प्योर नोड में क्या होगा, हमारे पास एक ही क्लास के सारे सैंपल्स चले जाएंगे, तो वहाँ पर तो नोड पर डिसीजन बिल्कुल क्लियर है कि हम जब भी डेटा वहाँ पर पहुँचेगा तो हम कहेंगे कि भाई इसका तो यही क्लास लेवल होगा, तो इसलिए वहाँ पर एरर 0 है एंड दैट इज़ वाई ये एरर जो है हमारी वो 0 ही निकल के आ रही है। अब आप देखिए लास्ट वाला, देखिए लास्ट वाले में क्या है, ये जो हमारा थर्ड फीचर पे जब हमने स्प्लिट किया 2 4, तो PC0 2/6 है, PC1 4/6 है। अब जब हमने 1 माइनस मैक्स किया तो ये आ गया हमारा 1/3। तो 1/3 सैंपल्स जो हैं एट मैक्स एरर में जाएंगे और वो क्लियर भी है। अगर आप देखें तो टोटल 6 सैंपल्स हैं, आप मेजॉरिटी क्लास के हिसाब से इस नोड पर लेबल दे दोगे कि अगर कोई भी डेटा सैंपल इस नोड पे पहुंचेगा तो हम उसको डिसाइड कर देंगे, उसका डिसीजन ले लेंगे कि वो क्लास 0 वो क्लास 1 को बिलोंग करता है। तो क्योंकि वो क्लास 1 को बिलोंग करता है तो कितने सैंपल्स एरर में जाएंगे, ये नोड तो प्योर नोड नहीं थी, इस पे 2 सैंपल्स मेरे क्लास 0 के भी बैठे थे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कितनी एरर जाएगी, 2/6 इज इक्वल टू 1/3। तो मिस क्लासिफिकेशन एरर एट मैक्स इतनी होगी। अगर उसी लॉजिक से हम इस वाले केस को देखें तो यहाँ पर एरर कितनी होगी, 1/6। तो क्या होगा, आपकी एरर मैक्सिमम एरर 1/6 होगी, क्योंकि यहाँ पर भी आप कहेंगे इस नोड को आप लेबल दे देंगे कि जब भी कोई सैंपल यहाँ पहुँचे तो उसे कह दो कि वो क्लास 1 को बिलोंग करता है। तो क्योंकि एक क्लास 0 का भी सैंपल ट्रेनिंग का यहाँ बैठा था, तो अगर हम यही डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट में भी देखें तो एक तरीके से मिस क्लासिफिकेशन एरर आपकी 1/6 है। तो जब आपका ये केस होता है 2 कैटेगरी का होता है, तो आप कह रहे हैं कि इम्प्योरिटी फंक्शन हमारी एंट्रोपी है, गिनी है, मिस क्लासिफिकेशन है। अगर हम प्रोबेबिलिटी और इनका इम्प्योरिटी फंक्शन की वैल्यू देखें तो कुछ हमारे इस तरह के ग्राफ आते हैं। तो तकरीबन 0.5 पे ये हमारा मोस्ट आर्बिट्रेरी हो जाता है। तो या तो आप यहाँ पर बैठे होंगे या यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जब होगी आपकी, तब आपका इम्प्योरिटी जो है वो मिनिमम होगी। जो हमने देखा कि एक नोड पे या तो सारे क्लास 1 के सैंपल हो जाएं या क्लास 0 के सैंपल हो जाएं। अगर एक क्लास 0 के सैंपल हो गए तो फिर इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्लास 0 की 1 है लेकिन क्लास 1 की 0 है। तो इस तरीके से आप इस एंट्रोपी के फिगर को भी समझ सकते हैं। एक और क्राइटेरिया यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं गेन रेशो। तो गेन रेशो कैसे निकालते हैं, तो सपोज़ करिए कि आप रूट नोड पर थे और आपका एंट्रोपी का क्राइटेरिया, स्प्लिटिंग क्राइटेरिया था आपका एंट्रोपी। तो हमने क्या किया, तो अब गेन रेशो निकालेंगे, गेन जो हमने निकाला था पहले डिवाइडेड बाय स्प्लिट इन्फो। स्प्लिट इन्फो हमारी इस तरीके से निकलेगी, ये स्प्लिट इन्फो आई तो हमने कैसे किया था कि हमारे टोटल इसकी एंट्रोपी माइनस जो हमारी स्प्लिट इन्फो आई, राइट, ये हमारा गेन था। तो इसको हम यूज़ करेंगे एज इक्वल टू गेन, राइट। तो गेन हमारा ये गिवन था, ठीक है ना। तो इसको यूज़ करते हुए हम अपना ये वाला फॉर्मूलेशन गेन रेशो निकालेंगे। तो हायर द गेन रेशो, तो वो आपको डिसाइड कराएगा कि आप उसको स्प्लिट मारेंगे या नहीं मारेंगे।
अब एक और एग्जांपल देखते हैं कि वहाँ पर स्प्लिट कैसे करेंगे जहाँ पर हमारे कंटिन्यूस एट्रीब्यूट्स होंगे। तो कंटिन्यूस एट्रीब्यूट्स में हमें उसका थ्रेशोल्ड भी निकालना पड़ेगा कि ग्रेटर देन दिस वैल्यू और लेस देन दिस वैल्यू, तो वो वैल्यू चूज़ कहाँ से करें। तो सपोज़ करिए कि ये एक एग्जांपल इस बुक का है। तो सपोज़ करिए कि आपके पास डेटा गिवन था और इनकम टैक्स का डेटा था जिसमें जो डेटा था वो 10 सब्जेक्ट्स का डेटा है ट्रेनिंग डेटा में, और उसमें क्या है कि पर्सन का रिफंड बना या नहीं बना, उसका मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल है या मैरिड है, उसका टैक्सेबल इनकम कितनी है, $125,000 और कितनी है $100,000 एंड सो ऑन, और उसने क्या चीट का केस है या नहीं है। तो ये सारी आपके पास वेरिएबल्स हैं और एंड में आपको एक क्लासिफायर बना के ये डिसाइड करना है कि अगर आपके पास रिफंड, मैरिटल स्टेटस और टैक्सेबल इनकम आ जाए देन व्हाट इज़ द डिसीजन कि ये पर्सन चीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका आपको क्लासिफायर बनाना है। तो अब हम समझते हैं। तो अब हमने इसमें क्या किया, चीट है ये तो हमारा आउटकम वेरिएबल है, नो नो येस येस जो भी गिवन है हमारे पास। अब जो वेरिएबल है, जो हमारा ट्रबलसम वेरिएबल है, वो है हमारी टैक्सेबल इनकम। ये है हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल। तो इस पे डिसीजन कैसे लेना है। तो अब आपने क्या किया कि ठीक है, टैक्सेबल इनकम को पहले तो हमने सॉर्ट कर लिया। सो फॉर सॉर्ट द एट्रीब्यूट ऑन वैल्यूज़, तो इसको सॉर्ट किया तो हमारी मिनिमम वैल्यू कितनी है 60 के और मैक्स वैल्यू है हमारी 220 के। तो ये देखिए 220 मैक्स वैल्यू है और मिनिमम 60 है। तो यहाँ तक हम गए। अब हमने इसमें क्या किया, तो उसको सॉर्टेड वैल्यू में, पहली हमारे पास 60 है, 1 2 3, दूसरे सब्जेक्ट का 70, तीसरे का 75, इस तरीके से वैल्यू है। अब हमने इन दोनों का तो 60 से, तो यहाँ पर तो हमने ले लिया 55 ग्रेटर देन 55 और नॉट, और 60 और 70 का मिडल वैल्यू ले ली 65, 70 और 75 की मिडल वैल्यू हमने मानी 72.5 ना लेके 72, 75 टू 85 की मिड वैल्यू 80, 85 टू 90 की मिड वैल्यू 87, 90 टू 95 पे 92, 95 से 100 पे 97, 100 से 120 पे 110, 120 से 125 122 एंड सो ऑन। इसको अरेंज कर लिया। अब इस पे हम कह रहे हैं लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन, और इसके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को हम काउंट करेंगे कि कितने हैं। तो चीट के हमारे यहाँ पर केसेस से नो येस ये लेबल पड़ा हुआ था। तो जब हमने इसको इस तरीके से इसके सेंटर्स और हमने उसके मिडल पॉइंट देख लिए, तो अब स्प्लिट किया लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू 65 ग्रेटर देन। तो ये आपके जो येस और नो है ये आपका आउटकम है। तो चीट किया था या नहीं किया था उनको अब हम काउंट करेंगे। तो सपोज़ करिए कि मैंने 55 पे देखा, लेस देन इक्वल टू 55 का तो कोई भी केस नहीं था, इसलिए आपके येस वाले चीट किया था उस भी क्लास में 0 नंबर ऑफ सैम्पल्स आएंगे और नो वाले में भी 0 आएंगे। लेकिन अगर ग्रेटर दैन 55 के कितने केस हैं, तो हम यहाँ देख लेते हैं ग्रेटर दैन 55 पे कितने केस थे। तो ग्रेटर दैन 55 पे कितनों में येस है, 1 2 और 3 पे तो येस है और 7 पे नो है। तो ये 3 और 7 हो गया। और अब इसका गिनी इंडेक्स कंप्यूट किया तो 0.420 आएगा। क्यों, कैसे निकालेंगे। अब 3/10 प्रोबेबिलिटी पहली की आ गई 3/10, दूसरे की आ गई 7/10, और वो 1 माइनस आपने उसका प्रोबेबिलिटी स्क्वायर का फॉर्मूला था उसको लगा देंगे गिनी इंडेक्स का और गिनी इंडेक्स निकालेंगे। अब हमने कहा कि 65 को अगर हम सेंटर मांगने और फिर इससे हम इस नोड पे स्प्लिट मारें, बाइनरी 2 स्प्लिट मारें, तो कैसे करेंगे। तो हम लेस देन इक्वल टू 65 इनकम ली और ग्रेटर देन 65 ली, और इस सिनेरियो में हमने आउटकम वेरिएबल को देखा कि चीट किया या नहीं किया। तो यहाँ पर भी हमने नोट किए केसेस। लेस देन इक्वल टू 65 में हमारा एक ही सब्जेक्ट है जो 60 है और उसने नहीं चीट किया, नो पे आता है, तो नो पे 1 है और येस पे 0 है, और बाकी सारे 9 सैम्पल्स जो हैं वो ग्रेटर दैन 65 इनकम पर हैं, और वो 3 उनमें येस हैं और 6 9 हैं, नो है। तो अब हमने इसका गिनी इंडेक्स कंप्यूट किया तो 0.4 आया। अब हमने कहा कि नहीं नहीं, अगर हम इसका स्प्लिटिंग क्राइटेरिया 72K का इनकम रखें तो क्या होगा। तो फिर हमने गिनी इंडेक्स इस तरीके से हर दम हमने कंप्यूट किया, और हमने कहा था कि हमारे लिए क्या बेटर है कि गिनी इंडेक्स एज लो एज पॉसिबल। इन सारी सिनेरियो में हम ये पाते हैं 0.3 इज़ द मिनिमम गिनी इंडेक्स जो हमारे को मिला। तो हम इस
को क्राइटेरिया को लेंगे। तो अगर हमने रूट नोड पे लिया और रूट नोड को कहा हमने टैक्सेबल इनकम के बेस पे हम इसको स्प्लिट मार रहे हैं, तो हम कैसे स्प्लिट करेंगे? लेस देन, इक्वल टू, 97 एंड ग्रेटर देन 97, इस पे हम स्प्लिट मार के सारे सब्जेक्ट्स को यहाँ पर लेके आएंगे। फिर हम फर्दर इन नोड्स की स्प्लिटिंग करेंगे। इसी तरीके से आपका हो सकता है कि आपका कैटेगोरिकल हो, लेकिन आप उसके कार्ड टाइप, जहाँ पर यहाँ पर कार्ड टाइप एट्रीब्यूट को देख रहे हैं, और सपोज करिए कार्ड टाइप में भी 3 टाइप हैं, फैमिली है, स्पोर्ट्स टाइप कार है, या लग्जरी कार है। तो अब आप मल्टी वे स्प्लिट भी कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर किया, या आप 2 वे स्प्लिट भी कर सकते हैं। मतलब कि जब आपने एक रूट नोड लिया तो हो सकता है आप बाइनरी ट्री बना रहे हैं, हर नोड पे 2 ही उसकी ब्रांचेज निकालेंगे, या यहाँ पर आपने कहा कि नहीं हम 3 ब्रांचेज निकालेंगे, तो 3 ब्रांचेज भी कर सकते हैं। तो आपने कार्ड टाइप, यहाँ पर कार्ड टाइप है और आपने कार्ड टाइप पे स्प्लिट किया कि फैमिली टाइप है, तो हमने देखा कि क्लास 1 के 1 सैंपल गया और क्लास 4 का 1 सैंपल गया एक नोड में। दूसरी नोड अगर ये स्पोर्ट्स टाइप कार है तो आपने कहा 2 स्पोर्ट्स टाइप C1 की हैं और 1 सैंपल C2 का गया। तीसरे में आपने कहा C1 का क्लास 1 का 1 सैंपल गया और क्लास 2 का भी 1 सैंपल गया। तो इस तरीके से स्प्लिट हुआ, तो आपने गिनी इंडेक्स कंप्यूट कर लिया। या आपने कहा नहीं 2 वे स्प्लिट ही करना चाहते हैं। अब 2 वे स्प्लिट में आपके पास पॉसिबिलिटी होंगी क्योंकि कार्ड के तो 3 टाइप के बने। तो एक ऑप्शन ये है कि आप स्पोर्ट्स और लग्जरी को मिला दो, और दूसरी ऑप्शन ये है कि फैमिली और लग्जरी को मिला दो। तो दोनों को हमने जब देखा तो हमने कहा स्पोर्ट्स और लग्जरी को मिलाएं तो बेटर बनता है, क्योंकि गिनी इंडेक्स इस पे लो है और इस पे स्लाइटली हायर है। तो अगर हमें 2 वे स्प्लिट ही करना है तो हम इस तरीके से करेंगे, ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। और अगर हम मल्टीवे स्प्लिट कर सकते हैं तो हम ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास गिनी इंडेक्स इसमें मिनिमम है। तो इन समरी हमने इस मॉड्यूल में क्या देखा? हमने डिसीजन ट्री का इंट्रोडक्शन देखा, कुछ एग्जांपल्स देखे, यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट ट्री का कॉन्सेप्ट समझा, और हमने कुछ क्लासिफिकेशन के एग्जांपल्स में ट्रीज़ को भी समझा। थैंक यू।